हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्सटी एकेडमी पर। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आराम से हम लोग अपना धीरे धीरे करके सिलेबस भी खत्म करेंगे एकदम। मतलब देखिए, समय तो आ चुका है जब आपको कि मोटिवेट हो जाना चाहिए, एकदम से लग जाना चाहिए अब। लेकिन हमको पता है अब आप लगिएगा नहीं। पूछिए क्यों? जवाब बहुत सिंपल है। अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिसको मनाने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। जैसे अभी माथा पर आपके है जो सवार है वो है रक्षाबंधन। कल विषहरी पूजा है, आप उसके लिए भी नाच करिएगा। है तो वो नाच करिएगा आप कल विषहरी पूजा के लिए, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर आप छुट्टी मार लीजिएगा, फिर आप इधर उधर करिएगा, फिर जितिया आएगा, फिर दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगा, फिर छठ पूजा आएगा। और उसके बाद आपके मन में ये बात आएगा, ओ भाई, अब तो मेरा एग्जाम होने वाला है फरवरी में, 13 फरवरी, सॉरी 17 फरवरी से तो मेरा एग्जाम शुरू है, हमको पढ़ना चाहिए। अब आपके मन में अब ये आएगा कब? छठ पूजा के बाद। तो इसीलिए मेरा भी विचार हमेशा यही ही रहता है कि हम छठ पूजा के बाद ही आपके साथ जुड़े, क्योंकि आप तभी मेरा साथ दीजिएगा जब आपको आपको मतलब जरूरत हो। अभी आपको जरूरत है नहीं तो आप मेरे साथ है नहीं, जब आपको जरूरत होगी तो आप मेरे साथ होंगे। ठीक। खैर छोड़िए, वो सब बातें तो बात की है, बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हम जुड़ रहे हैं बहुत ही सिंपल चीज है। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाए हुए चीजों का रिवीजन करेंगे। यानी कि जो हमने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन, आज उस चीज का हम एक वन शॉट वीडियो लेकर आपके सामने। ठीक है दोस्तों, हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा तो आप कहिएगा कि बिना मतलब के इतना बड़ा वीडियो बना देते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा करेंगे नहीं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम बहुत ही सिंपल है, केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस। तो अब आप ये तो नहीं कहिए भैया, अब आप ये तो नहीं कहिएगा हमको कि भैया धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलने का वक्त गया। जब छठ पूजा की बात कहिएगा तो और वक्त गया। अभी वक्त नहीं है क्योंकि हम वन शॉट लेके आए हैं। अगर धीरे पढ़ना है तो नीचे भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाइए वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 देखिए, और लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक आइए। अगर आपको एक भी डाउट रह गया, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन, चाहे पीवाईक्यू बना रहे हो या फिर मॉडल सेट बना रहे हो, अगर एक भी क्वेश्चन छूट रहा हो जो तुमसे ना बन रहा हो, तो तुम कहना कि भैया आप ये चीज नहीं पढ़ाए। ठीक है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, हमको पता है। ठीक, चलो उतना नहीं सोचना, सिलेबस शुरू करते हैं। टेंशन नहीं। केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस पढ़ चुके हो। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं परिवर्तन परिवर्तन। तुम अगर ये कहोगे ना कि 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में खत्म करें, तो बोल के तो तुरंत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन हम बोल के तुरंत जल्दी खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ने आए हैं। हाँ, करेंगे जब पूरा केमिस्ट्री एक दिन लेके आएंगे ना, उस दिन बोल के ही खत्म कर देंगे। लेकिन आज नहीं, आज लिख के खत्म करेंगे। कुछ कुछ बातें बोलेंगे, जैसे अब बोलने वाले क्या बोलने वाले सुनो। तुम पढ़ चुके हो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्या पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जाओ पढ़ो। ठीक, कहाँ पढ़ोगे? आओ यूट्यूब चैनल पर मेरे, पढ़ो जाके। ठीक, अब क्या करना, कुछ मत करना, परिवर्तन जानो पहले। दो तरह के होते हैं परिवर्तन। कितने तरह के? दो तरह के। पहला कौन सा परिवर्तन होता है भाई? पहला होता है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? फिजिकल चेंजेस। एकदम जिस चीज को समझाने की बात आएगी हम आराम से ही समझाएंगे। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? अच्छा, कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो क्या उसमें कोई कारण है? क्या कोई कारण है? अरे तुम जिस धरती पर जिस लिया है उसका भी तो कोई रीजन होगा। हाँ, आगे जाके किसी से ब्याह शादी करोगे, वो भी तो आप पहले फिक्स्ड है। तो वो जो कारण है, तुम वो जो मूल घटक हो, सपोज तुमको ऐसे समझाते हैं, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हारे से रिलेट ना हो। ठीक, इरादा तो मेरा कभी नहीं था कि हम उस लाइन में जाके तुमको समझाएं, लेकिन आज समझाएंगे। सुनो, सपोज करो तुम ब्याह कर लिए। हाँ, ब्याह कर लिए, अब क्या तुम फिर से वही लाइफ जी सकते हो जो तुम कुंवारे में जीते थे?
पहले तुम बिना माँ को बोले, बिना पिताजी को बोले भटकने निकल जाते थे। हाँ, क्या अब बिना बोले जा पाओगे? नहीं ना। तो जो तुम पहले थे वो तुम अब नहीं हो। जो तुम पहले थे, क्या बोल रहे हैं, जो तुम पहले थे और अब नहीं हो, वही है रासायनिक परिवर्तन। वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, जो तुम पहले थे और अब नहीं हो, ठीक है, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और जो तुम पहले थे, अब बाद में कुछ और बने, लेकिन फिर अगर तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए, सपोज करो तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए, तो तुम फिर कुंवारे हो गए। अरे भाई, शादीशुदा वाला कुंवारा हो, लेकिन हो तो फिर उसी तरह ऐशमौज करोगे, तो फिर वहीं आगे तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जिस मूल कारण से, जिस तुम मूल घटकों से परिवर्तन के कारण तुम्हारे में चेंजेस आए, वो मूल घटक जिसके कारण तुम्हारे में परिवर्तन आया है, तुम्हारे में परिवर्तन आया है, अगर तुम वो मूल घटक वापस से प्राप्त कर लो, उसी परिवर्तन को कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या कहता है? केमिकल चेंजेस क्या कहता है कि भाई वो मूल कारण या मूल घटक जिसके कारण तुम्हारे में परिवर्तन आया, तुम्हारे में क्या आया? परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन तुम वापस प्राप्त नहीं कर, सॉरी, वो मूल घटक तुम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उसी चीज को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? दोनों चीज बहुत आसान है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। ये हम सबसे पहले क्लास में सबसे पहला वर्ड अगर हम अपने मुंह से निकाले होंगे तो यही निकाले होंगे कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। और आज भी हम सबसे पहला लाइन अपना यही लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तुम भी जानते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने चीज होते हैं? क्या दो चीज होते हैं? पहला क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक जो कि रसा अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और दूसरा क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल, अभिकारक का इंग्लिश रिएक्टेंट, ये भी याद रखना बाबू। और प्रतिफल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हाँ, तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है? पहली बात, तुम ये दो बातें तो जानते हो, इस दो बात को लिखने में तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलना चाहिए मेरे मुंह से? कि भैया रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा बात कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। तो दिक्कत, चलो आगे बढ़े। तीसरी बात क्या कहनी है कि अभिकारक, अभिकारक के, अभिकारक के पदार्थ ही प्रतिफल में अपने स्थान को बदलकर, अपने स्थान को बदलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। देखो ये लाइन हम तुमको इसलिए बताए कितना इजी लैंग्वेज में, क्योंकि तुमको याद रहे कि अभिकारक में जो साथ जो तुम हिस्सा ले रहे हैं ना, जो पदार्थ, वही प्रतिफल, प्रतिफल में वही पदार्थ बनता है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं आता, बस एक नया पदार्थ। मतलब अभिकारक के पदार्थ के प्रतिफल, प्रतिफल अपने स्थान को बदलते हैं, प्रतिफल में अपने स्थान को बदलते हैं, सॉरी, अभिकारक के पदार्थ ही प्रतिफल में अपने स्थान को बदलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, देखो देखो समझाते हैं, समझाते हैं इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन में हो सकता है कि कईयों को दिक्कत है, कईयों को दिक्कत है। तो देखो समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं। कहना बहुत सिंपल चाहते हैं। सपोज करो तुमने एक रिएक्शन लिख दिया, जो रिएक्शन तुम वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हो। जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो, तो क्या तुम्हारे पास NaCl और H2O बनता है?
तुम्हारे मुंह में जवाब आ गया होगा कि हाँ। और अभी तक जितने रिएक्शंस तुमको दिखाए, जैसे हम दिखाए हैं कि Zn में जब H2SO4 को रिएक्ट कराओगे तो ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी इवेल्युएट हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। अब बताओ बाबू, क्या इसमें जो ये NaOH H है, Cl है, यहाँ Zn है, H2 है, SO4 है, क्या ये पदार्थ बदल गए? क्या ये पदार्थ बदल गए? नहीं ना। क्या हुआ? सिर्फ Zn अकेला था, वो SO4 के साथ हो गया। H2SO4 साथ में थे, यहाँ H2 अलग हो गया। यहाँ NaOH के साथ था, यहाँ NaCl के साथ हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन यानी HCl साथ में थे, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ हो गया। सिर्फ इतना ही तो हुआ है। क्या Na के जगह पे मैग्नीशियम आ गया? क्या इसके जगह पे एल्यूमिनियम आ गया? नहीं ना। पदार्थ नहीं बदला, पदार्थ का जगह बदला। वही लाइन लिखे हैं कि अभिकारक के पदार्थ ही प्रतिफल में अपने स्थान को बदलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ना कि इसके जगह पे कोई नया पदार्थ आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, सीबीएसई वालों के लिए भी और बिहार बोर्ड वालों के लिए भी पूछा जाता है कि भाई क्या नया मतलब ऐसा आता है कि ये 3 4 5 स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इसको फॉलो नहीं करता है, रासायनिक अभिक्रिया को फॉलो नहीं करता है, तो हमको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, 3 चीज समझ गए। चौथा चीज समझो, क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ NaOH किसी बॉन्ड के तहत होगा? क्या जब ये बनेगा तो कोई ना कोई तो रिलेशन, कोई ना कोई तो बॉन्ड बनाएगा। तुम किसी के साथ मिलते हो, जिलते हो, तो क्या रिलेशन बनाते हो कि बिना रिलेशन के ही किसी के साथ चल देते हो? नहीं है ना। बाप के साथ अलग रिलेशन होगा, माई के साथ अलग रिलेशन होगा, बहन के साथ अलग रिलेशन होगा, सबके साथ अलग रिलेशन बनाते हो। तो उसी तरह से यहाँ NaOH के साथ अलग रिलेशन बनाएगा, Cl के साथ अलग रिलेशन बनाएगा। ठीक, तो यही बात तो लिखनी है, यही बात तो लिखनी है। अभिकारक के पदार्थ अपने पुराने बंधन को तोड़कर प्रतिफल में नया बंधन या बॉन्ड बनाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ चुके हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम समझ चुके हो। अब तुम सपोज करो, आजकल की दुनिया तो कॉमन हो गया है? सपोज तुम किसी के साथ हो, हाँ, तुम किसी के साथ हो, अब तुम्हारा मन भर गया, तुम बोलते हो अब मेरे को जाना है, तो क्या वो रिलेशन तोड़ते हो? वही तो बॉन्ड तुम तोड़ रहे हो अभिकारक में, पुराना बंधन तोड़ने का काम करोगे। और जब किसी और के साथ जाओगे तो क्या नया बंधन बनाओगे, नया रिलेशन बनाओगे? बनाओगे ना, तो वही नया बंधन बनाया हमने। समझ गए? नया बंधन बनाना है, पुराना बंधन तोड़ना है। ये क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया। काम खत्म, काम खत्म तुम्हारा। बस इतने ये 4 पॉइंट याद रखो। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, रासायनिक अभिक्रिया इसके बगैर होगी नहीं, रासायनिक परिवर्तन इसके बगैर होगा नहीं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? हाँ, देखो अगर कर रहे हो तो भाई अपने लिए भगवान से कुछ ज्यादा मांग लेना। क्यों मांग लेना? जैसे जाकिर भाई कहे ही है कि भाई जब भी भगवान से मांगो तो अपने लिए कुछ ज्यादा मांग लो, क्या पता वो सुन रहे हो तुम्हारे झोली में दे दे। तो अपने लिए मांगना, खुद से कुछ ज्यादा, अपने से एक्सेप्टेशन जो करना वो कुछ ज्यादा करना, लेकिन किसी और से मत करना बाबू। क्या पता कहीं चली गई छोड़ छाड़ के तो रो रहे हो बैठ के। तो अपने से एक्सेप्टेशन करना, किसी और से नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में हम आगे बात करते हैं। ठीक, करें चलो। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई तो रीजन होगा भाई। हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे बताएं? दिक्कत हो गया। ओहो, आप बोल तो दिए रासायनिक अभिक्रिया ये होता है, लेकिन हम बताएंगे कैसे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो 5 चीज याद रखना। क्या याद रखना? 5 चीज। सबसे पहले गैस का निकलना। सबसे पहला क्या याद रखना? गैस का निकलना। यानी अगर कोई भी गैस निकल रही है तो वो अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा चीज भाई अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक सॉलिड पदार्थ होता है, यानी ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप का बनना। ठीक, अगर किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
अब छेप बन रहा है, क्या बन रहा है, अब छेप एक ठोस पदार्थ होता है, बन रहा है, तो वो अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी। ठीक, तीसरी चीज गैस का निकलना हो गया, अब छेप का बनना हो गया। तीसरा देखो बता रहे हैं, सुनो, तीसरा हो गया रंग में परिवर्तन। अगर रंग में भी परिवर्तन हो रहा है, किसमें, रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है, तो वो अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया मानी जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी। चौथा चीज देखो, चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में कितने तरीके से परिवर्तन हो सकता है, दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला कौन सा तरीका होगा बताओ भाई, पहला कौन सा तरीका होगा, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। और दूसरा कौन सा तरीका होगा, उष्मा छेपी। सिंपल बात है भाई, अगर उष्मा का शोषण हुआ तो उष्मा से शोषी, और अगर उष्मा का ह्रास हुआ तो उष्मा छेपी। इसको भी समझा सकते हैं, मेरे मुस्कुराहट से तुम समझ भी गए हो, वही कहना चाह रहे हैं जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, चलो सीधा सिंपल समझो कि अगर तुम किसी भी उष्मा को ऑब्जर्व करोगे तो वो उष्मा शोषी होगा, अगर रिलीज करोगे तो वो उष्मा छेपी होगा। काम खत्म। रिलीज और ऑब्जर्व तो तुमको समझ में आता ही होगा। पांचवा चीज देखो, तापमान में परिवर्तन के बाद कौन सा होता है, बताओ बताओ बताओ। हाँ लो देखो बता रहे हैं, तापमान हो गया, रंग हो गया, अब छेप हो गया, अवस्था में परिवर्तन खाली बाकी है। अवस्था में परिवर्तन, देखो बाबू मजाक से हटकर, अगर ये पांचों चीज हो रही है, मजाक से हटकर बोल रहे हैं कि अगर ये पांचों चीज एक साथ भी क्यों ना हो रही हो किसी अभिक्रिया में, या अकेले ही क्यों ना हो रही हो, या दो ही घट रही हो, तीन ही घट रही हो, कुछ भी घट रही हो, अगर तुमको देखने को मिलता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब उदाहरण मांगोगे, उदाहरण दिए हैं, जाके वीडियो देखो पहले। हाँ चलो बता देते हैं, अब बोलोगे नहीं बताएंगे तो अच्छा लगे, चलो बताते हैं, सुनो। हाँ चलो देखो, गैस का निकलना बहुत सिंपल है। जब किसी भी एसिड को तुम किसी भी मेटल से जाके यानी धातु से जाके रिएक्ट कराओगे तो वो एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तुम यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख सकते हो इसके लिए, जब तुम किसी एसिड को मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे तो वो एक सॉल्ट तो बनाएगा ही, साथ में एक H2O बनाएगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। तो इस रिएक्शन को भी तुम अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस से निकलने में शामिल कर सकते हो। अगर तुमसे बोलता है उदाहरण देना है तो तुम इस तरह करके बहुत सारे इस दोनों पर जितना मन चाहो उतना बना सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है मेटल हमारे पास बहुत ज्यादा ही है और किसी भी एक एसिड से करा के हम बना सकते हैं। हा? चलो अब छेप का बनने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई भी दो एक्वस सोल्यूशन को उठाना, एक्वस सोल्यूशन को उठाना, जैसे हम उठा के दिखाए, लो उठा लेते हैं। AgNO3 को ले लिए एक्वस सोल्यूशन में यानी जलीय विलयन, और दूसरा ले लेते हैं NaCl। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये AgCl बनाएगा और NaNO3, इसमें NaNO3 सफेद कलर का अवक्षेप होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि AgCl का कलर कैसा होता है, तो दही के जैसा सफेद होता है, दही के जैसा सफेद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखें। अब देखो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कुछ नहीं है, रंग में परिवर्तन देखो क्या है, कुछ नहीं है रंग में। अरे मेरे भाई अब तुम ये बताओ, अभी तक ये विलियन कुछ अलग कलर का होगा, होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद तो वो कोई और कलर ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ दही के जैसा सफेद है तो ये सफेद ही विलियन होगा। क्या इसमें रंग में परिवर्तन हुआ है, बोलो। जरूरी बहुत है। हाँ क्या इसमें रंग में परिवर्तन हुआ है, तो हाँ हुआ है। तो क्या रंग में परिवर्तन शामिल हो गया। अब देखो तापमान में परिवर्तन सिंपल है, ठंडी आई, क्या बोलते हो दोस्त से ट्यूशन जाते टाइम, एगो अटिया खींच ना, जले बहु तब बहु, कहता है क्या, हाँ तो वही तो है। अब गया तुम अटिया जला दिया, क्या तुमको गर्मी लगा, तुमको जो गर्मी फील हुई ना तो मतलब उष्मा रिलीज हुई है। अगर तुमको गर्म फील हो रहा है तो उष्मा रिलीज हो रही है, यानी वो कैसा है, उष्मा छेपी। और अगर ऑब्जर्व होगी तो तुमको ठंडा फील होगा, यानी उष्मा शोषी। काम खत्म। अब वहां जो तुम लरवा जलाए, अटिया जलाए, जो भी कहो तुम, तो वहां पे वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सी उष्मा जो है रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है।
इसीलिए वो उसमें छेपी बन जाती है और साथ में वहां पे तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो अवस्था में परिवर्तन, मोमबत्ती जलाए हो, हाँ, अभी आएगा दीपावली, जलाओगे तुम, अब मोमबत्ती नहीं तो बम तो फेंकबे न करोगे, तो वही फेंक देना। तो वहां पर भी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती जलाते हो बाबू, तो जब मोम को जला देते हो तो मोम पिघलता है, वहां पे वो पहले गैस फॉर्म में हो जाता है, फिर जब नीचे जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म से वो ठोस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। तो वहां तीनों तरह की अवस्था में परिवर्तन होती है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अवस्था में परिवर्तन को समझने का। चलो ठीक है, अब तुम ये जान लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें 5 पढ़ो, उसके बाद छुट्टी। आओ देखो पढ़ाते हैं। क्या है ही रासायनिक अभिक्रिया, है ही क्या तुम्हारे हैं, कुछ भी नहीं। तुम बात कर रहे हो 45 मिनट, तो तुम मजाक उजाक करते हो, सीरियस बोलोगे तो कितना मिनट पढ़ाएंगे, खुद जोड़ लेना, ठीक है। चलो आओ देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब बोलोगे इंग्लिश, फिर वही बात, जाके पढ़ भाई, पढ़, हर चीज तेरे हिसाब से मिलने लगेगी तब तो तू पढ़ लिया। संयोजन अभिक्रिया, हिंदी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहले इसी को खत्म करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता, 3 चीज लिख रहे हैं, तीनों चीज याद कर लेना बाबू, संयोजन खत्म। सबसे पहले चीज लिख रहे हैं, जब भी कोई तत्व किसी तत्व से रिएक्ट करेगा तो वो यौगिक बनाएगा। दूसरी बात लिख रहे हैं कि जब भी कोई यौगिक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक यौगिक बनाएगा। फिर तीसरी बात लिख रहे हैं कि जब भी कोई यौगिक किसी तत्व के साथ रिएक्ट करेगा और जब यौगिक बनाएगा तो यही तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। काम खत्म। अब इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन में तुमको नहीं जानना, काम खत्म करो बाबू। जब एलिमेंट से एलिमेंट यानी तत्व से तत्व मिलेगा तो यौगिक बनेगा, यौगिक से यौगिक मिलेगा तब भी यौगिक बनेगा, और यौगिक से तत्व मिलेगा तब भी यौगिक बनेगा। तो इसी चीज को हम कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक शब्द में कहें, सॉरी एक शब्द नहीं, एक लाइन में कहें तो सिंपल बात हम कह सकते हैं, जब भी कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ यानी एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जल बनाता है, ठीक है। काफी है, चले दूसरे पर, यानी डिकम्पोजिशन पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका हिंदी होता है विघटन। ये थोड़ा समझना बाबू, विघटन अभिक्रिया, ये ज्यादातर आने वाली संभावना इसी की रहती है। देखो विघटन अभिक्रिया बताते हैं तुमको, समझना बात को। तुम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अच्छा से देखना उसको। वो स्टेटमेंट ये है कि जो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया होती है, यानी डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है, विपरीत होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अच्छा तुमसे कभी कोई सीबीएसई या आईसीएसई वाला टकरा जाए और तुमसे बोल दे कि भाई कॉम्बिनेशन नहीं सिंथेसिस बोल दे, तो भी बोलना, डरना नहीं है, बोल देना सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं, जाओ पहले पढ़ के आओ, ठीक, बोल देना, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को खत्म कर देगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म कर देगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विपरीत होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन में क्या पड़े बाबू, 2 मिलेगा 1 बनेगा, काम खत्म करो, 1 से 2 बनेगा, वही है, 1 से भले 2, वही यहाँ पे होगा कि कोई एक यौगिक है जो 2 से 2 तत्व में भी बन सकता है, यहाँ पे तत्व या यौगिक भी बन सकता है, मतलब जहां से उल्टा आना तो यौगिक से तत्व, तत्व भी बन सकता है, यौगिक से यौगिक, यौगिक भी, यौगिक से यौगिक तत्व भी, वो तुम कर लेना, ठीक है। अच्छा लेकिन एक चीज बताओ,
किसी से बॉन्ड बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम अपनी जिंदगी से रिलेट करो ना। किसी से बॉन्ड बनाने के लिए तुमको चाहिए, समझ गए ना क्या चाहिए? बस वही चाहिए। लेकिन तुमको उसी चीज से, उस चीज से बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? गुस्सा, एनर्जी चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर तुम कुछ ज्यादा एक्सेप्टेशन लगा रहे हो, कुछ ज्यादा कर रहे हो, तो तुमको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ, तो वो जो रिलेशन बनाने के लिए जो हमको चाहिए था, वो तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आम बात हो जाती है। लेकिन जो हमको तोड़ने के लिए चाहिए ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, वो बहुत मुश्किल से मिलती है बाबू। और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, चाहे तुम अपने अपने लाइफ में तोड़ रहे हो, या फिर तुम रिएक्शन में किसी भी चीज को तोड़ो, उसके लिए तुमको हीट चाहिए। हीट नहीं, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। देखो अब बात बता रहे हैं, क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी तुम लेते कितने फॉर्म में हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक फॉर्म है एनर्जी का, गुस्सा। हाँ, लेकिन मेरे पास यहाँ एनर्जी का 3 फॉर्म है केमिस्ट्री में। देखो कौन कौन सा। पहला है मेरे पास हीट, जिसको कि थर्मल भी कहते हैं, ठीक है, यानी उष्मीय, यानी इसका हिंदी अगर लिखे तो उष्मा। ठीक। दूसरा है मेरे पास लाइट, जिसको तुम फोटो भी बोलते हो, सुने होगे, बहुत लोग फोटो भी बोलता है, इसका होता है प्रकाश। और तीसरा मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। ठीक है, ये 3 चीज है मेरे पास एनर्जी के रूप में, जिससे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़ने के लिए, जब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यौगिक से तत्व, यौगिक, यौगिक से यौगिक, यौगिक, यौगिक से यौगिक तत्व में जाने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी हीट है, यानी उष्मा है, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उष्मीय विघटन। ठीक है। अगर उसी चीज को तोड़ने के लिए हमको लाइट चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। और सेम चीज अगर हमको उसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। तुमको हिंदी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उष्मीय विघटन, प्रकाशीय विघटन और विद्युत विघटन। परिभाषा बहुत सिंपल है। जब भी कोई विघटन अभिक्रिया उष्मा की मदद से होगा, तो उसे उष्मीय विघटन। अगर प्रकाश की मदद से हुआ तो प्रकाशीय विघटन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, यानी विद्युतीय अपघटन। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। और क्या, 3 ही तो बाकी। मेहनत तो लास्ट में है, मेहनत अभी लगा कहाँ है रे बबुआ। ऐसे इजी है वो भी, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो इजी। हाँ, तो हम लोग कहाँ है? तीसरा नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आओ सिखाए, कुछ नहीं करना। एक चीज अगर रिलीज हो जा रही है, देखो विस्थापन यहाँ अकेले लिखा है ना, मतलब एक का विस्थापन होना। अगर कोई भी एक चीज निकल के बाहर हो जा रहा है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखो अब तो तुम बोलोगे परिभाषा लिखने, हम परिभाषा लिख देंगे, लेकिन फायदा क्या होगा? तुम पढ़ोगे नहीं, तुम परिभाषा पढ़ोगे नहीं, तो हम लिखेंगे क्यों? तुम्हारे मन में आ गया होगा, लेकिन हम लिख देते हैं। देखो, जब कोई अधिक अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को, क्रियाशील वाले तत्व को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, तो इस तरह की
अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब तो बोल रहे होगे कि पहले जब आप लिखाते थे तो एकदम मतलब वर्ड एकदम चुन चुन के लाते थे, जैसे हम पहले लिखाए होंगे तो क्या लिखाएंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू हम अभी भी बोल सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि तुमको क्या ये सेंटेंस याद रहेगा या ज्यादा ये याद रहेगा, जवाब तुम्हारे सामने ये याद रहेगा, तो हम क्यों ना यही लिखें, और कोई गलत भी नहीं है, बात तो दोनों एक कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तीन हो गया, तीन हो गया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, लो लिख दिए सामने। जब ZnSO4 से H2SO4 से रिएक्शन करेगा, या फिर जब कॉपर को ZnSO4 से रिएक्ट कराएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे ZnSO4 बना के H2 को बाहर कर देगा, और यहाँ पे ZnCu को बाहर कर देगा, और SO4 के साथ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, CuSO4 जब Zn से रिएक्ट करेगा तो Zn क्या करेगा, यहाँ पे Cu को बाहर कर देगा और खुद रिएक्ट कर लेगा। क्यों भाई, क्योंकि Zn Cu के कंपेयर में अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, वो जल्दी रिएक्ट मतलब मोर रिएक्टिव है, ठीक है, अधिक ताकतवर है। चलो, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट यहीं से समझाते हैं। यहाँ एक चीज निकली, यहाँ सिर्फ H2O निकली, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक चीज निकल रही है, अब दो चीज निकलेगी तो द्विविस्थापित, कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आधा तो समझ गए ना, एक निकल रहा है तो एकल विस्थापन और दो निकलेगा तो द्विविस्थापन। अब निकलेगा कैसे, बस ये देखिए, आओ दिखाते हैं। द्विविस्थापन डबल DISPLA, अब डबल इधर से काम DOUPLE 4 नंबर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सुनिएगा, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, वैसी अभिक्रिया जिसमें आयंस चेंज होते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें आयंस मतलब आयन एक दूसरे से क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। देखो समझाते हैं, देखो सिंपल है इसमें भी। मानो PbNO3 का होल 2 है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास इधर है पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस है ये माइनस है, पोटेशियम चला जाएगा इसके साथ तो क्या बना दिया, KNO3। अब Pb इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा, PbI2, PbI2। तो इसमें आयंस चेंज हुए ना, अब जब ये आयंस चेंज होने की वजह से ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो पदार्थ है इसमें विस्थापित नहीं होकर अब क्षेपित जैसा काम करेगा, मतलब लगेगा कि तुम इसको अलग कर सकते हो, लेकिन ये नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि जैसे ये नीचे बैठ गया हो। तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बाबू, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जिसमें आयंस चेंज होते हैं। और एक चीज, द्विविस्थापन अभिक्रिया ही अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, जिसको हम कह सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तुम बार बार नाम सुन रहे होगे अवक्षेपण अभिक्रिया का, अब बोल देना है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हो गया, हाँ एक चीज बता दें, ये अवक्षेप है और वो पीला कलर का है, यहाँ ये वाला सोल्यूशन रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है, और ये पीला में बदल जाता है, ठीक है, चलो बता दिए। अब आगे बढ़े, तुम्हारा 4 हो गया, अब सिर्फ एक बचा है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। हम डायरेक्ट रेडॉक्स लिखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं लिखेंगे। पांचवा हो गया तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बाबू इजी, अब थोड़ा सा चिल हो जाओ, थोड़ा सा चिल हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा दें क्या,
हंस गए ना, चलो आगे बढ़े। चलो चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन अकेले नहीं आता, वो हमेशा दो को लेकर आता है। सबसे पहली बात वो ऑक्सीडेशन, और दूसरी बात रिडक्शन, दोनों लेकर आएगा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, पहली बात क्या बोले कि ऑक्सीडेशन अकेले नहीं, ऑक्सीडेशन हमेशा साथ होता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकारक और अपकारक नहीं, ऑक्सीकरण और अपकरण होता है, सॉरी, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल लिख रहे हैं, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन, अगर प्लस ऑक्सीजन और माइनस, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या घट, अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन घटा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन घट गया तो अपचयन अभिक्रिया। अब सिंपल समझो, जो पदार्थ तुमको ऑक्सीजन देगा, मतलब जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण पदार्थ, और जिस भी पदार्थ का अपचयन हुआ उसे हम कहते हैं अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। हाँ, इसको हम ऑक्सीकृत कहते हैं, ऑक्सीकृत पदार्थ। ठीक, ये भी बात याद रखना है। ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होता है, जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे ऑक्सीकृत पदार्थ, और जिस भी पदार्थ का अपचयन होगा उसे अपचयित पदार्थ कहेंगे। दूसरा चीज, उसके बाद आता है ऑक्सीकारक और अवकारक। देखो, जो भी ऑक्सीजन देने में मदद करेगा, जो जिस भी पदार्थ को ऑक्सीजन, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलेगा, माने जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो कि अपचयित पदार्थ, वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें उसके जो है हाइड्रोजन उससे निकला है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन उससे निकला है, इसीलिए हम सिंपल सी बात कहते हैं, जो भी ऑक्सीजन देने में मदद करेगा, ऑक्सीजन देने में मदद करेगा उसे हम कहेंगे ऑक्सी अपचायक पदार्थ। ठीक है, चायक पदार्थ है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ, सॉरी बाय मिस्टेक। हेलो 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 हेलो, सॉरी सॉरी एवरीवन। हाँ, हम कहाँ थे, ऑक्सीकृत पदार्थ पे थे क्या? हाँ, वही थे ना। देखो, ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचयित पदार्थ क्या बताया हम बाबू आपको, जिसका भी ऑक्सीजन हो जाए, मतलब जो भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत पदार्थ, और जिस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा उसे हम कहेंगे अपचयित पदार्थ। अब होगा कैसे, अगर ऑक्सीजन मिला, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसके साथ ऑक्सीकरण हुआ है, और हाइड्रोजन हटा है तो क्या हुआ, यानी सिंपल बात है, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन घटे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन घटे तो उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और जब जिस पदार्थ का के साथ ऑक्सीजन हट जुड़े और या फिर हाइड्रोजन घटे तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकृत पदार्थ, और वैसा पदार्थ जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले उसे हम कहेंगे अपचयित पदार्थ। अब बात उठता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीकारक, लास्ट बात है बाबू, सुन लो, लास्ट बात है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है और अपचयित पदार्थ क्या होता है, बस यही बात है ना। सिंपल सा बात लिख रहे हैं, सुनना सुनना, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे और हाइड्रोजन हटे, हटाए, मतलब वह पदार्थ जिससे, जो कि ऑक्सीजन देने का काम करे, ऑक्सीकरण के लिए, जिससे तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है और या फिर हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो वो पदार्थ हो जाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, और जो पदार्थ तुमको, जो पदार्थ, हाँ, जो पदार्थ तुमको हाइड्रोजन से जोड़ने का काम और उससे ऑक्सीजन से निकालने का काम करे उसे हम कहेंगे अपचयित पदार्थ। तुमको ऐसे समझ में नहीं आया होगा,
जाके देखो बाबू, ये वन शॉट है, हम इसमें सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि जो पदार्थ जो तुमको ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए मदद करे, मतलब जैसे कि सपोज हम तुमको एक उदाहरण से समझाते हैं, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, CuO लो और उसके साथ तुम जब H2 का रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे पास पता है क्या बनेगा, H2O और कॉपर। अब तुम यहाँ जानते हो कि यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, देखो ऑक्सीजन निकला है क्या, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहाँ से देखो जब ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकला है, निकला है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, कह सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ा है। तो हम सभी जानते हैं ना कि ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी वो क्या है, बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये रिडक्शन। अब एक चीज तुम गौर करना, तुमको हम बताए थे ऑक्सीकृत पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज्ड मैटर या सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले, जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ हो, यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ है, तुम ही खुद बताओ, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडाइजिंग मैटर कौन हो गया, हाइड्रोजन। अब उसी तरह से रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग मैटर कौन है बताओ, या सब्सटेंस कौन है बताओ, जिसका कि अपचयन हुआ हो, अपचयन किसका हुआ, कॉपर का, तो कॉपर हो गया क्या, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सिंपल है। कैसे तुम बोले भाई कि इसके साथ, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन अभी क्रिया हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन अभी क्रिया है, और जिसके साथ ऑक्सीजन निकला या हाइड्रोजन जुड़ा है वो रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया तो वो कैसा पदार्थ हो गया, अपचयित पदार्थ, यानी रिड्यूसिंग मैटर या रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहेंगे बाबू, ठीक। बहुत अपने जिंदगी में करते हो ना, किसी से जुड़ना किसी से निकलना, यहाँ करो किसी से जुड़ना और किसी से निकलना, ठीक है। अब देखो, अब हम तुमको समझा रहे थे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम तुमको भी क्या बोले, जो तुमको ऑक्सीकरण के लिए हाइड्रोजन दे, जो तुमको वह पदार्थ जो ऑक्सीजन दे, बताओ ऑक्सीजन किसने दिया, तुम सिर्फ इतना बताओ ऑक्सीजन किसने दिया, तुम्हारे सामने है, ऑक्सीजन किसने दिया है। अच्छा देखो, ऑक्सीकृत कौन हुआ है, या फिर ऑक्सीकरण किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया किसने, कॉपर ने ना। तो यही बात तो कब से समझा रहे हैं बाबू, जो तुमको ऑक्सीजन दे या जिससे हाइड्रोजन हटाओ, यानी जिसका ऑक्सीकरण, जिसका रिडक्शन हुआ हो, यानी जो रिड्यूसिंग मैटर होगा वही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल बात, समझ गए क्या लाइन लिख रहे हैं, देखो, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसी तरह से जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, स्पेलिंग पे मत जाना, होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात याद रखना, बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। अब जैसे यहाँ तुमको बताना हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो, तुम इस लाइन के बाद बिना आंख, इस लाइन के बाद तुम आराम से बता सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2। क्यों है भाई, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज मेटर है, और ऑक्सीडाइज मेटर हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए, क्या कोई दिक्कत, हल्की सी भी दिक्कत हो बाबू, कमेंट सेशन खुला हुआ है, कमेंट दो, बोलो भैया यहाँ दिक्कत है, हम नहीं बताएंगे तो कहना, ठीक है। बाकी भाई सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है, सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। और तुम ये मत सोचना कि अभी हम स्लो हैं, तुम्हारा जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तो हम तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे बाबू। क्यों, क्यों नहीं आते हैं, देखो शुरुआती टाइम हमको पता है कि तुम भी यही कहोगे
एक तरह से अगर तुमसे भी हम सलाह मांगे तो तुम भी यही कहोगे कि भैया कंटिन्यूसली रखिए ना, आप रेगुलर तो रहिए, आपको जरूर मिलेगा सक्सेस। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब तक कुछ मिले ना तो करने में मजा नहीं आता। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ये हमको समझ में आता है कि हम हमेशा हर चीज में कुछ खोजने लगते हैं। ये मेरी गलती है, अभी हमको कुछ खोजना नहीं चाहिए, अभी हमको सिर्फ तुमको देखना चाहिए। और हम सच में अभी सिर्फ तुमको ही देख के आते हैं बाबू, कि तुम सपोर्ट करोगे हमको, आज नहीं तो कल तुम सपोर्ट करोगे। और हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम आए और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट हुआ होगा, मुश्किल से, वो भी हुआ है कि नहीं पता नहीं। तो ये हमने आपका सब खत्म कर दिया, एक तरह से कहो केमिकल रिएक्शन का वैसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुम नहीं बना सकते। ठीक, चलो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा यही उम्मीद है, अगर होती है तो फिर भी बाबू बताना। ये लाइन के मदद से तुम ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचयित पदार्थ बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आशा है नहीं होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। बाबू याद रखना, वही वाली बात जो बीच में बोले हैं हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। देख लेना बीच में क्या बात बोले हैं। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हमको फॉलो रखने के लिए हमारे क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टाटा।